कोड क्लियर है? यस सर। दिख रहा है क्लियर सबको? यस सर। ओके। So today we will start optics. लाइट की प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने एक क्लास में डिस्कस किया था लाइट होता क्या है, किस फॉर्म में प्रोपेगेट होता है, और यहाँ पर हम लोग कुछ टॉपिक्स जो है वो वेव ऑप्टिक्स पर पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स इसमें लाइट को ऐसा वेव ट्रीट किया गया है। और जैसे हम लोगों ने एक क्लास में डिस्कस किया था कि लाइट का वेव थ्योरी हाइगन्स ने दिया था, जिसमें लाइट को एक ट्रांसवर्स वेव माना और ट्रांसवर्स वेव का एनालिसिस आगे किया गया, और उस वेव्स की जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कशन कुछ क्लास में हम लोग जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था उस समय भी, और इवन लेजर वाले पार्ट में भी लाइट के प्रॉपर्टीज का एनालिसिस हम लोगों ने किया है। सो इन वेव थ्योरी ऑफ लाइट में कुछ प्रॉपर्टी जो तुम्हारे सिलेबस में हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें है, एक है दैट इज द इंटरफेरेंस। मैंने एक लंबा चौड़ा लिस्ट बनवाया था कि लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हाँ, और उन सारे प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आया था दैट वाज इंटरफेरेंस। एक दूसरी प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में डिस्कस, एंड थर्ड एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे दैट इज पोलराइजेशन। ये तीन प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम इस क्लास में करने वाले हैं। सो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वन एक टर्म हम यूज करेंगे जो कि तुम्हारे लैब में भी है, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। तो ये रिजॉल्विंग पावर ये हमें लैबोरेटरी में भी रखा हुआ है, नेटवर्क है, सो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। सो इंटरफेरेंस, इस इंटरफेरेंस में डिस्कशन का जो पार्ट होगा इसमें दो तीन इंटरफेरेंस हमारे सिलेबस में रखा हुआ है, दैट इज फ्रेशनल डायफ्रेगम, न्यूटन्स रिंग एंड एक्सेट्रा, इसका मैकेनिज्म। डिफ्रैक्शन में डिफ्रैक्शन भी तुम लोग जानते हो, इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और डिफ्रैक्शन पे मैंने एक क्लास ही डिस्कस किया था, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, व्हाट इज कंडीशन, और उसके लिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होते हैं, इन पे मैंने लिए थे, उसी को हम इसमें और थोड़ा सा डिटेल करेंगे बाय टेकिंग वेव लाइट एज अ वेव। सो इंटरफेरेंस तुम लोगों ने पढ़ा है, जाना है इंटरफेरेंस में होता क्या है, और इससे रिलेटेड लैब में एक्सपेरिमेंट भी है। सो लेट अस स्टार्ट इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस नाम सुने हो, इंटरफेरेंस होता क्या है? चलिए एक आध ने भाई ऋषभ आज तुम ही बोलो यार, क्या होता है इंटरफेरेंस? अरे ऐसा कैसे नहीं पता भाई, इतने बार हमने लेजर वाले चैप्टर में भी इंटरफेरेंस पे डिस्कशन किया है। व्हाट इज इंटरफेरेंस? एनीवन ओपन टू ऑल? किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो इंटरफेरेंस में होता क्या है? जैसे सेंटेंस बनता है ऐसा कुछ मैं रटा रुटाया चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, चाहता भी नहीं। व्हाट इज इंटरफेरेंस? बोलिए जल्दी। सर दो वेव सुपरपोज करके लोअर या हायर एम्पलीट्यूड बनाते हैं या सेम एम्पलीट्यूड बनाते हैं। दो वेव सुपरइम्पोज करके, तुम सही बोल रहे थे, थोड़ा सा ये हुआ है क्या, दो वेव सुपरइम्पोज करके? सर दो वेव सुपरइम्पोज करके लोअर और हायर एम्पलीट्यूड बनाते हैं, या अच्छा। सेम भी हो सकता है। ओके, हाँ यूसुफ तुम कुछ कह रहे थे? सर सेम चीज बोल रहा था मैं भी। एक बार फिर से बोल दे चल सेम चीज को। सर जब दो वेव चल रहे हैं दोनों सेम फेस में, तो आपस में जुड़ करके एक बड़ा वेव बना देते हैं शायद। शायद नहीं, हाँ, बड़ा वेव बनाते हैं, उसमें शायद क्यों जोड़ दिया, कॉन्फिडेंस को तुम ऐसे डिक्लेयर कर दी। चलिए ओके, सो दिस इज एक्चुअली द सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स। दो वेव हैं, तो दिस इज वन वेव एंड दिस इज अनदर वेव, और इस वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम लिस्ट आउट करते हैं। टू वेव्स हैविंग, ये प्रॉपर्टीज कंडीशंस क्या आता है, टू वेव्स विथ क्या होनी चाहिए, पहला ये दो वेव्स
जो आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, लेकिन कोई भी आर्बिट्ररी वेव नहीं चलेगा। इन दोनों वेव्स के अपने एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। उस स्पेसिफिकेशन में पहला ये है कि ये दोनों वेव्स पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मींस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मींस मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक वेव आगे जा रहा है, एक वेव उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंटी पैरेलल। तो पैरेलल मींस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो पैरेलल वेव्स। सेकंड, पैरेलल प्रोपगेशन। और क्या क्या चीज इसमें आइडेंटिकल होनी चाहिए, ये भी तुम्हारे पास लिस्ट आउट होनी चाहिए। एक चीज ये है कि इसका वेलोसिटी, पैरेलल वेव है, वेलोसिटी आइडेंटिकल होनी चाहिए, वेलोसिटी आइडेंटिकल होनी चाहिए, नॉट सिमिलर, एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल हो। तो वेलोसिटी आइडेंटिकल होनी चाहिए, ये कंडीशन ये हो गया। तीसरा, एक आधा पता कर जाओ, और कौन सी प्रॉपर्टी रहती है इसमें, दोनों वेव्स में क्या होनी चाहिए। जब हमने इंटरफेरेंस हमने डिस्कस किया है जब लेजर पढ़ रहे थे, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस एक टर्म हम लोगों ने कुछ यूज किया था। एनीवेज, वेलोसिटी आइडेंटिकल, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल होनी चाहिए। सो डायरेक्शन आइडेंटिकल हो, सेम डायरेक्शन हो, पैरेलल हो, वेलोसिटी आइडेंटिकल हो, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल हो। और फोर्थ, इसका एम्पलीट्यूड, ये सब प्रॉपर्टीज हैं वेव्स के। एम्पलीट्यूड जो है वो आइडेंटिकल मतलब बेस्ड है, लेकिन सिमिलर हो तब भी चल जाएगा, उसके आसपास थोड़ा बहुत अगर कोई गैप भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर आइडेंटिकल हो एम्पलीट्यूड, दिस इज द बेस्ट, तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। और एक और फिफ्थ होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोहेरेंट होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। तो दोनों सोर्स कोहेरेंट हो, दोनों सोर्स पैरेलल मोशन में हो, वेलोसिटी आइडेंटिकल हो, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल हो और सिमिलर एम्पलीट्यूड का हो। तो ये 5 कंडीशंस को ये फुलफिल करना चाहिए। और कोहेरेंसी पे हमने ये क्या था, ये इसमें फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम के रिस्पेक्ट में ये दोनों फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो आइडेंटिकल है ये, सो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल हो और फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट हो, जिसको हम लोग कोहेरेंट कहते हैं। तो ये टू वेव्स जिसमें ये पांचों प्रॉपर्टीज हैं, ये जब सुपर इंपोज होते हैं, तो सुपर इंपोज होते हैं, सुपरपोजिशन करते हैं, तो ये दो प्रकार की वेव में कन्वर्ट हो सकते हैं। या तो इसका एम्पलीट्यूड इस प्रकार से हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा। या तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, या तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये जो फेनोमेना है, जिस फेनोमेना की वजह से ये होता है, उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस। ओके, अब इसको सेंटेंस में थोड़ा सा जमाते हैं। सो टू वेव्स, अब ये सारी चीज को एक सेंटेंस में हम लिख करके चलेंगे। ये कंडीशंस के फॉर्म में है, लेकिन इनको अपने को सेंटेंस में साथ लेकर के चलना है। सो टू वेव्स, अब चाहे तो मैं सामने पैरेलल को जोड़ सकता हूं या बाद में भी पैरेलल को लिख सकता हूं। सो टू वेव्स मूविंग पैरेलल, इसको मैं बगल में रख दिया हूं। इसी चीज को हम इसमें कैसे यूज कर रहे हैं, लेट अस सी। तो टू वेव्स मूविंग, प्रॉपर्टीज को पहले जोड़े क्या, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टर्म हो गया, ओके, सिमिलर वेलोसिटी, सिमिलर एम्पलीट्यूड, टू कोहेरेंट में सामने है जोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टू कोहेरेंट वेव्स having same frequency, similar amplitude, moving parallel with same velocity। सारे टर्म आ गए, चेक करो डेफिनेशन। ये सारे टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखिए, पहला हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया, ओके, द फ्रीक्वेंसी टर्म इज हियर एंड amplitude, similar amplitude, this term is here,
and the coherent term हमने सामने use कर लिया, so this term is here, and parallel, it's moving parallel term is here, and with the same velocity term is here. तो ये पांचों जो conditions हम बाद में हम इसको categorize करके लिखते हैं, write the conditions for interference. ये पांचों condition को मैंने sentence में एक साथ मिलाने की कोशिश किया है. So two coherent waves having same frequency, similar amplitude, moving parallel with same velocity when superimpose then produce a wave of resultant wave लिख सकते हैं, a resultant wave of higher amplitude, higher or lower. दोनों एक साथ नहीं हो सकता, हमें डेफिनेशन में हम लोग लिख रहे हैं या तो हायर होगा या तो लोअर होगा. सो हायर और लोअर एम्पलीट्यूड. So when two coherent waves having same frequency, similar amplitude, parallel, moving with a constant velocity, when they superimpose, then it as a resultant, it produces a resultant wave of higher or lower amplitude. So by virtue of this is happening. So this phenomena is known as of wave is known as interference. इसको इंटरफेरेंस कहते हैं. ट्राई ये होनी चाहिए कि तुम अपने सेंटेंस में उस चीज को लिखो, ज्यादा अच्छा है, तुमको रटना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा, वो सारे टर्म्स आनी चाहिए. तुमको समझ में आ गया क्या होता है. दो वेव है, दो वेव सुपर इंपोज करते हैं, सुपर इंपोज करने के बाद फिर एक या तो हायर वेव एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा या एम्पलीट्यूड कम होगा. तो डायग्राम में नीचे तुम इस तरह से, इससे पहले मैंने डायग्राम जो ड्रा किया था उसको यहाँ पे बना सकते हैं. तो वी हैव this is one wave, this is another wave having the same, and after superposition what will be, so if it will generate a big wave, this will generate a big wave, or it will generate one simple low wavelength wave like this. So this is higher amplitude, this is of the lower amplitude. So by a phenomena by virtue of which this property, this output is generated, it is produced, that is known as interference. तो जिस घटना की वजह से, जिस phenomena की वजह से ये होता है, उसको हम लोग interference कहते हैं. अभी interference कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, उससे पहले हम जिसमें एक टर्म यूज किए हैं उसको थोड़ा सा समझ लें. This is the superimposition. So we should know about the law of superimposition. Superimposition क्या होता है, ये भी तुम लोगों ने 12th क्लास में किया है. हम लोग जस्ट ओवरव्यू करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं, तुमको इजी लगेगा, मजा आएगा, क्योंकि तुमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है. इसमें कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे, दैट इज द फेस एंगल. दूसरा टर्म हम यूज कर सकते हैं, दैट इज द पाथ डिफरेंस, पाथ. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस superimposition, law of superimposition. So law of superposition. We have a हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर रहे थे उस समय भी हम लोगों ने इसका यूज किया था. दो वेव्स था, दो वेव्स को हमने सुपर इंपोज कराया था. सो दिस इज वन वेव, दिस इज अनदर वेव, एंड बाय यूजिंग दैट सुपरपोजिशन वी आर गेटिंग अ बिग वेव और दिस. सो लेट अस हैव द इक्वेशन of this progressive wave. ये दोनों progressive wave है, इसका हम इक्वेशन लेकर के चले. So let us have this equation. This is
y1 एक पहला वेव, इसका एम्पलीट्यूड इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है। दिस इज इक्वल टू a1 साइन या cos दोनों में इसको एक टर्म पे ले सकते हैं। चलिए अपन cos से ही चालू करें। दिस इज cos साइन ले लें, साइन ओमेगा t। फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल होना चाहिए, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसा नहीं लेंगे हम। जब उस समय कैलकुलेशन किए थे तो ओमेगा 1 k1 वहां पर हम लोग वेवलेंथ भी अलग लिए थे, फ्रीक्वेंसी भी अलग लिए थे, लेकिन हम तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिकल रख रहे हैं। तो दिस इज ओमेगा 1 ओमेगा वेवलेंथ से जैसे टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। सो दिस इज ओमेगा। सेकंड, this y2, this is equal to a2 sin omega t plus phi, where omega it is equal to 2 pi nu, the frequency is identical, phi is phase angle, this is phase angle, a1 and a2 these are amplitude। सिंपल जो 12th क्लास का तुम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, हाँ, उसी कैलकुलेशन को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो चलिए लॉ ऑफ सुपरइम्पोजिशन यूज करें। सो फ्रॉम द लॉ ऑफ सुपरइम्पोजिशन, फ्रॉम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन we will have this y is equal to y1 plus y2। लगातार कैलकुलेशन करते जाना भाई, क्योंकि तुमने किया हुआ है, नया नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi। Then what next? This is a1 sin omega t plus a2। Now we will expand this sin omega t plus phi। इसको expand कर दें तो फार्मूला क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्री का? This is sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi। Am I right? सर आप बोर्ड के बाहर जा रहे हो, बोल रही है। मैं बोर्ड के बाहर जा रहा हूँ क्या? ओके चलिए मैं इसको इस साइड पे लिखता हूँ, अच्छा होगा। ओके सो वी हैव टू वेव्स एंड फ्रॉम लॉ ऑफ सुपरइम्पोजिशन लेट अस हैव दिस y is equal to y1 plus y2 and this is equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi and this is equal to a1 sin omega t plus a2। this is expand this is sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi। इसके बाद क्या करते हो, जस्ट पुरानी चीजें याद करो। इसके बाद sin ओमेगा t cos ओमेगा t वाले टर्मों को एक साथ रखते हैं। तो sin ओमेगा t वाले टर्मों को एक साथ कर दें तो दिस इज a1 प्लस एक sin ओमेगा t वाला टर्म यहाँ पे आ रहा है, दिस इज a2 cos phi मल्टीप्लाइड बाय sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t में हो जाएगा a2 sin phi cos omega। Check the calculation। ओके सो सिंपल मैथमेटिक्स हम लोगों ने परफॉर्म किया है। अब आगे इसके आगे का जो स्टेप है वो इस बात पर डिपेंड करता है भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुमने क्या आउटपुट के फॉर्म में एक्सपेक्ट किया है। और हम जब मैं डायग्राम बना रहा था उस डायग्राम में क्या था, आई हैव दिस साइन वेव, देयर इज अनदर साइन वेव, इसके आउटपुट के फॉर्म में भी मुझे जो मिल रहा था, देखो फिजिक्स, मुझे आउटपुट के फॉर्म में भी जो मिल रहा था ये आउटपुट जो है वो भी साइन वेव था। तो यहाँ पर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ऐसे दो टर्म आए हैं, इन दोनों फंक्शन को अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं इसको साइन के फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है मैथमेटिक्स में, सोचना तुम कैलकुलेशन ब्लाइंडली कैलकुलेशन करने से काम नहीं चलने वाला है। एंड कैलकुलेशन करने के बाद ये दोनों टर्मों को हम लोग साइन के टर्म में कन्वर्ट करते हैं फाइनली।
इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर ये यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको साइन में कन्वर्ट करने का कारण क्या है, क्योंकि जब सुपर इम्पोज हो रहा है तो आउटपुट जो है वो भी साइन के फॉर्म में आ रहा है। सेम ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ रैंडम वेव जनरेट हो रहा है, ये साइन वेव के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसको हमें साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। सो दिस इज द साइन टर्म, तो ये कॉस टर्म के बराबर होनी चाहिए, इसको एज्यूम करनी पड़ेगी। देयर इज द कॉस टर्म, इसको मुझे साइन के टर्म में एज्यूम करनी पड़ेगी ताकि मैं साइन a और b प्लस वाला जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं, साइन a प्लस b, दिस इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो इसमें एक साइन कॉस, इसमें भी साइन कॉस होनी चाहिए। यहाँ पर इसको ओमेगा टी को तो हम हटा नहीं सकते, ये साइन और दो एक साइन वाला हो गया, तो इसमें साइन वाला हो गया, मुझे इसमें कॉस चाहिए, यहाँ पे कॉस वाला है, मुझे साइन चाहिए। ओके, सो लेट अस मेक a substitution. So let us assume, let us take this a1 plus a2 cos phi is equivalent to the resultant r cos theta and this a2 sin phi, this is equivalent to r sin theta. अब इसको मैं यहाँ पे अगर को पुट करता हूँ, so this is equation number 1 2 whatever that is, this is equation number 2, this is equation number 3। इसको अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये कैसे कन्वर्ट होगा देखना। so this is y is equal to r cos theta sin omega t plus r sin theta cos omega t। अब ये this is equal to now this is r sin omega t plus theta, this is what output। ओके, सो लेट अस सी द फिजिक्स। फिजिक्स में क्या हो रहा है, हमने दो वेव लिया, दोनों वेव को सुपर इंपोजिशन कराया, इसका मैथमेटिक्स आगे करने के बाद फिर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट भी इस प्रकार से हमारे पास आ रहा है, और इस आउटपुट को हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर रहे हैं कि फाइनली हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए y r sin omega t plus theta। अब ये साइन के टर्म में आ गया, हमें क्या करनी पड़ेगी, ये r की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में, हमें एक दूसरा टर्म है ये थीटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वेयर r is equal to how much थीटा, ये क्या होगा ये मुझे नेक्स्ट स्टेप में बताना पड़ेगा। सो r कैलकुलेशन करने के लिए इन दोनों इक्वेशन का यूज करना है, थीटा कैलकुलेशन करने के लिए दोनों इक्वेशन का यूज करना है। तो पहले r कैलकुलेट करें। सो r कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। So by taking the square of equation number 2 and 3, so this is r square sin square theta plus cos square theta, दोनों को स्क्वायर करके from equation 2 and 3 दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो ये जाएगा r square cos square theta r square sin square theta, it is equal to a2 square sin square phi। थोड़ा phi और theta में कंफ्यूजन मत करना है ना, उसको लिखते समय थोड़ा ध्यान में रखना, मल्टीप्लाइड बाय प्लस a2 cos phi square। आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। So this is equivalent to r square because sin square theta plus cos square theta is 1, it's equivalent to, अब इसको भी एक्सपांड कर दें, that is a2 square sin square phi plus, उसको एक्सपांड करो, a1 square plus 2a1 a2 cos phi plus a2 square cos square phi। now ये इनको हम एक साथ रख दें। so this is equal to a1 square plus 2a1 a2 cos phi plus a2 square sin square phi plus cos square phi, and this is further equal to, this is equal to a2, so this is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, this is r square। Okay, now so
is the relation amplitude r की वैल्यू जो है where r is equal to this is the relation where one will write r is equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos ये r की वैल्यू हमारे पास आ गया। नॉन पैरामीटर के टर्म में फाई पता है, a1 a2 पता है, नॉन पैरामीटर के टर्म में हमारे पास r की वैल्यू पहुंच गया है। दूसरा हमें थीटा कैलकुलेट करनी है, तो थीटा के लिए फिर से हमें ये दोनों इक्वेशन का यूज करना है और इसको सॉल्व करनी है। सो जस्ट डिवाइड करिए 3 को 2 से, तो tan थीटा के टर्म में आ जाएगा। तो बाय डिवाइडिंग equation 3 by 2, equation 2, what we will have, this is r sin theta by r cos theta, it's equal to, इसको जब न्यूमरेटर कर दो sin phi by a1 plus a2 cos phi, ये sin theta ये tan theta हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, so tan theta it is equal to a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर कोई ऐसा हमने कोई नया चीज नहीं किया है। दो वेव्स लिए, दोनों वेव को सुपर इंपोजिशन कराया और सुपर इंपोजिशन करा के साइन वेव के फॉर्म में कन्वर्ट किया, साइन वेव के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये रिजल्ट आया है। इसमें से r और थीटा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है, where r is equal to root r a1 square plus a2 plus 2a1 a2 cos phi and this theta is equal to a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi। ये आउटपुट के फॉर्म में मेरे पास आ रहा है, मतलब ये इनपुट का जो इनपुट की जो प्रॉपर्टी है वो a1 a2 और phi के टर्म में दिया जा रहा है, और आउटपुट की जो प्रॉपर्टी है उसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, फ्रीक्वेंसी वही है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी वही है, लेकिन फेस एंगल चेंज हो रहा है और साथ ही साथ उसका जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हम इंटेंसिटी से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो इन वेव थ्योरी लेट अस सी सम फिजिक्स। सो हियर so the physics of this, what we are trying to do, we have one wave, ये हमने एक वेव लिया, this is one wave, इसका हमने इक्वेशन लिया, that equation was equal to y1 is equal to a1 sin omega t, ये एक वेव लिया। दूसरा वेव मैंने फिर से यहाँ पर यूज किया है, that is the second wave, so this is the second wave having the same frequency, this is y2 is equal to a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, ये थोड़ा सा फाई का फेज डिफरेंस है और ये फाई फेज डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों वेव्स जो है वो कोहेरेंट है। इसमें सुपर इंपोजिशन हुआ, इसमें हुआ सुपर इंपोजिशन, सुपर पोजिशन के बाद हमारे पास एक बड़ा वेव बन रहा है, एक बड़ा वेव बन रहा है, दिस इज अ बिगर वेव। I have a bigger wave r एक छोटा वेव, दोनों में इसको एक वेव बन सकता है, और इसका जो इक्वेशन है, the equation of this is actually equal to this y, the output is y, यहाँ पर y और y जो था हमने y लिया, आउटपुट हमारे पास आ रहा है r sin ओमेगा t प्लस थीटा। कहने का अर्थ ये है कि इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, साथ ही साथ ओमेगा फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, फ्रीक्वेंसी इज आइडेंटिकल। ये जो फेस एंगल है, ये फेस एंगल में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, दैट इज थीटा, वेयर वी हैव टू राइट वेयर
r it is equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, and theta is equal to tan inverse a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi. अब इसको मैं इंटेंसिटी के साथ कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, इंटेंसिटी के साथ इसको ये कर रहा हूं. सो दिस व्हाट वी हैव, दिस r square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Since intensity I it is proportional to amplitude square. इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल होता है. अब यहां पर अगर हम इसकी इंटेंसिटी बात करें, तो दिस इज इक्वल टू I1, दिस इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर. इसकी इंटेंसिटी बात करें सेकंड वन की, तो इसकी इंटेंसिटी होगा दैट इज I2, दिस इज प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर. तो इंटेंसिटी के साथ है. ये आउटपुट जो है, इस आउटपुट की अगर हम बात करें तो दिस IR, द रिजल्टेंट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बिकॉज़ R इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट. तो अगर हम इसको कांस्टेंट को ले और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से अगर हम कांस्टेंट को हटा दें, क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो व्हाट वी विल हैव, दिस इज IR, दिस इज IR रिजल्टेंट इंटेंसिटी. इट इज इक्वल टू I1 plus I2 plus 2 I1 with root I2 cos phi. Okay, so here this is square का फॉर्म में याद रखना. स्क्वायर के फॉर्म में ये हो जाएगा IR is equal to I1 plus I2, और ये A1 और A2 है, इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अंडर रूट I1 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ I2 cos phi is cos phi. अब ये सिचुएशन कि कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बता रहा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम बता रहा है. ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो इस इक्वेशन से पता चलेगा. बाकी दोनों टर्म में तो कुछ नहीं है. एक टर्म है जो कि इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है कि कहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, कहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो. So in order to have maximum intensity, ये first ये maximum intensity, this is the second one. So in order to have maximum intensity, इस टर्म में in order to have IR maximum, हम अगर चाहते हैं कि आउटपुट की जो इंटेंसिटी हो मैक्सिमम हो, तो ये जो कास्ट टर्म है, इस कास्ट टर्म को हमें cos phi must be equal to 1. कास्ट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम -1 से +1 के बीच में होता है, तो कास्ट की जो वैल्यू होगा ये 1 होनी चाहिए. और अगर तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो जानते हो कि दिस cos phi, so this cos phi, this is equal to 1 only when phi is equal to even multiple of lambda by 2 or n lambda. बात के टर्मिनल है, उसको पाई बाय 2 करके मैं लिखता हूं. ये तो फेस है, तो फेस इज इक्वल टू फेस और उसका फेस और उसमें क्या रिलेशन है ये मैं बता चुका था. क्या मैं कहा था, तो चलिए एक रिलेशन ही करें क्योंकि हम साथ साथ चलते चलेंगे. तो further we will use path difference and phase difference. So phase difference और दूसरा टर्म होगा path difference. ये टर्म हम इस यूनिट में यूज करेंगे. So phase is just 5, so this is equal to path difference
multiplied by बताओ इसका रिलेशन बताओ, किसी को आइडिया हो? सारे चीज मैं ही बताते जा रहा हूँ आज की क्लास में, तो हाँ, कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस? फिर आगे कैलकुलेट करूंगा। या cos फाई की वैल्यू, cos फाई इज इक्वल टू 1, तो फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इट्स पहला तो होता है 0, 0 में 1 होता है, दूसरा 180 पे होता है, 180 पे माइनस होगा ना, माइनस। हाँ, तो 360 पे 2 पाई पे, हाँ, सो दिस फाई इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाइड बाय पाई। चेक इट। मैथमेटिक्स में मेरे भरोसे मत रहा करो भाई, दिमाग से अगर मैथमेटिक्स निकल गया तो सब गड़बड़ा जाएगा। सो n इज इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। अब उसको पाथ डिफरेंस के साथ तुमको कैलकुलेट करनी है, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करनी है। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, मैं इसको ऐसे नेक्स्ट क्लास में पाथ डिफरेंस को नेक्स्ट में करो, ज्यादा अच्छा है, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इनको। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू अगर 2n मल्टीप्लाइड बाय पाई हो तो cos फाई की वैल्यू 1 होगा, इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी, तो हियर इन दिस केस, तो हियर r की वैल्यू कितना होगा, so r स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, तो दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगा दैट इज a1 प्लस a2 का स्क्वायर। Okay, so this is R maxima. I should write like, so R maxima, this is equal to R max, yes, R maxima is square. So R maxima, this is equal to A1 plus A2. Means यहाँ पर ये दोनों का जो एम्पलीट्यूड है ये जुड़ जाएगा, A1 plus A2. ओके, अब अगर मिनिमम, हाँ, इंटेंसिटी के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं चाहे तो, अगर इंटेंसिटी के टर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू IR, सो दिस IR इट इज इक्वल टू, ये हम इसको रख दिए -1, सॉरी +1, सो दिस इज this IR it is equal to in maxima, so this is equal to root of I1 plus root of I2 का स्क्वायर। Okay, so this is I1 I2 and root of, so this is root of I1 plus root of I2 square, this is I maxima, मिनिमा का भी ऐसे ही कर लो। So this is for the maxima, R की वैल्यू इतना हो गया और इंटेंसिटी की वैल्यू इतना हो गया। So for the first, second case minima, for minimum intensity, cos phi must be equal to -1.
So this is equal to 2n plus 1 पाई। So यहाँ पर इवन मल्टीपल होना चाहिए पाई का, यहाँ पर ऑड मल्टीपल होना चाहिए पाई का। Here again, so n is equal to 0, 1, 2, and 1. So here intensity I minima, R minimum. So R minimum is equal to R minimum square, that is A1 square plus A2 square minus 2A1 A2, and this is equal to A1 minus A2 whole square, and this R minimum is now R minimum, that is equal to A1 minus A2. So in this case, that amplitude is actually equal to A1 minus A2. एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंस के बराबर हो जाता है। फर्स्ट केस में दोनों ऐड हो जाते हैं एम्पलीट्यूड, सेकंड केस में दोनों जो है वो माइनस साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, A1 माइनस A2 जो बड़ा हो उसमें से सेकंड वाला एम्पलीट्यूड जो है माइनस में आ जाता है। सो आई शुड राइट लाइक दिस। एंड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी में यहां पर हम फिर से माइनस साइन रख लें। सो द इंटेंसिटी विल बी, so this is IR is this, so I minima that is equal to I1 plus I2 minus 2 root of I1 root of I2. So this is I minima, that is equal to root of I1 minus root of I2 square. So हमने इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में भी लिखा, हमने उसको इंटेंसिटी के टर्म में भी लिखा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दोनों में से कोई भी एक दे सकता है, दूसरा तुमको निकालने आना चाहिए। दोनों का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आता है और स्टैंडर्ड कंडीशंस भी रहते हैं। अगर बाय द वे हम दोनों का एम्पलीट्यूड आइडेंटिकल रखते हैं तब क्या होगा। तो चलिए 2 मिनट और ले ही सकता हूं मैं। यहाँ तक क्लियर है? हो गया? मैंने सिंपल वही कैलकुलेशन किया जो तुम लोगों ने 12th लेवल पे किया होगा, 11th लेवल पे किया होगा। बस ये है कि उसको मैं थोड़ा सिस्टमैटिक, फिजिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मैंने किया है। वहां पर मैं मैक्सिमम बुक में जब देखता हूं तो मैथमेटिक्स को एम्फेसिस देके क्या रहता है, मैं यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स को साथ में लेकर के चलने की कोशिश किया कि व्हाई वी आर परफॉर्मिंग सच मैथमेटिकल टर्म्स टू गेट दैट फिजिक्स। सो इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए, मिनिमम होने के लिए एम्पलीट्यूड माइनस होना चाहिए, इसको हम लोगों ने मैथमेटिकली फाइंड आउट करने की कोशिश किया है। तो ऐसे समरी अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैं एक जगह लिख रहा हूँ और तुम्हें उसको नोट करके रखनी चाहिए और ये याद भी होनी चाहिए। So again, my same diagram I'm using. This is one view. This is another view. After superimposition, we are getting a big view. This is maximum, and R we are getting that where this is minimum, and for maximum intensity, maximum and minimum in both cases, what we have done, the resultant is R minimum, R maximum. The value of R and the value of intensity. Cos phi के लिए मैंने लिखा, cos phi से हमने किया, cos phi इस केस में +1 लिया, इस केस में -1 लिया। So phi की वैल्यू हमने क्या लिया, phi की वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इस केस में हम लोग ले रहे हैं 2n plus odd multiple of pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3. R हम कैलकुलेट किए, so this R की वैल्यू मैक्सिमम के केस में क्या हो रहा था, दैट वाज इक्वल टू A1 plus A2, n हो जा रहा है, इस केस में ये माइनस हो जा रहा है A1 minus A2। इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट किया, दैट इंटेंसिटी IR, दिस इज इन केस ऑफ रूट ऑफ I1 plus रूट ऑफ I2 स्क्वायर, जबकि यहाँ पर जो आ रहा है दैट इज I1 रूट माइनस रूट ऑफ I2। अब दोनों का अगर तुमको रेशियो निकालना है तो तुम लिख सकते हो R मैक्सिमा बाय R मिनिमा इज इक्वल टू, दोनों का रेशियो कर लो चाहे तो, दिस इज A1 plus A2 by A1 minus A2। इंटेंसिटी का करना चाहो तो दैट इंटेंसिटी I मैक्सिमा by I मिनिमा दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ I1 plus रूट ऑफ I2 स्क्वायर by root of I1 minus root of I2 square।
ये सब जो है तुमको या अटेंडेंस दे दो, है ना, तुरंत। गिव द अटेंडेंस विद इन 2 मिनट्स। अब यहाँ पर स्पेशल कंडीशन एक हम दे सकते हैं चलते चलते, वो ये है कि अगर एम्पलीट्यूड को हम आइडेंटिकल रखें, इफ A1 if A1 is equivalent to A2, अगर A1 और A2 अगर आइडेंटिकल हो, that is equivalent to A, तो इस केस में this is equal to 2A, this is equal to 0, अगर आइडेंटिकल है। So the sum is that is 2A and that is equal to just a 0. So the intensity will be maximum in this case and this is minimum in this case. This is the redistribution of intensity. Okay, so फर्दर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा लेकर के चलेंगे जब इंटरफेरेंस को और थोड़ा एलिबोरेट करेंगे। एंड आई थिंक ये मैंने सिर्फ ओवरव्यू कराया है जो तुम लोगों ने 12th क्लास में किया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में भी किया जाता है और वेव थ्योरी में भी किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में यहाँ पर E1 E2 लेकर के इस कैलकुलेशन को कराते हैं, लेकिन जो मैकेनिकल वेव के टर्म में हाइगेंस थ्योरी से हम इसको सेम पैटर्न से हम इसको लेते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you, sir.